ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, यानी कि आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। और जिसमें हमने चार प्रकार की आर्थिक प्रणालियां पढ़ी थी। पहला था हमारा कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। दूसरा था हमारा सोशलिस्ट समाजवादी आर्थिक प्रणाली। तीसरा था मिक्स्ड मिश्रित आर्थिक प्रणाली। और चौथा था हमारा कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी आर्थिक प्रणाली। और इसको हमने एक बहुत अच्छे चार्ट के हिसाब से पढ़ा था। ठीक है, तो वो लास्ट क्लास में कुछ प्रोमा की कुछ दिक्कत आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सारी लाइट ऑफ करके ये कोशिश की थी कि आपको अच्छे से विजुअल विजुअल मिले उसका। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आई होप, क्योंकि मैंने बाद में वीडियो चेक किया था तो वो क्लियर था, ठीक था, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट में एकदम, मतलब जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारा चल रहा है इकोनॉमी का। बेसिक इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर हम डिफिनीशंस पे जाएंगे, फिर एनसीईआरटी पे जाएंगे, फिर एनसीईआरटी के बाद फिर हम प्रीलिम्स के सिलेबस पे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन का जो हमारा पार्ट 1 है, तो उसमें हमारा जो है ना, हम लास्ट में आ चुके हैं, डिफिनीशन से पहले ये हमारा खत्म होने वाला है। अब ये लास्ट में जो हम पढ़ेंगे तो हमारी कुछ स्पेसिफिक टाइप की इकोनॉमीज हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे इसी साल चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी से एक क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि जो मेन मेन है उनके बारे में चर्चा कर ली जाए बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो मैंने तीन इकोनॉमीज को उठाया है। पहली है हमारी ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था। दूसरी है हमारी सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। और तीसरी है हमारी डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हमारी जो आज की क्लास होगी, ये जो हमारी आज की क्लास होगी, ये हरित अर्थव्यवस्था पहला हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम चक्रीय, फिर उसके बाद डिजिटल। तो हरित अर्थव्यवस्था के लिए जब मैं नोट्स आप लोगों के लिए तैयार कर रहा था, देखिए मैं नोट्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स के लिए जो है ना, नंबर यहाँ पर आपको नीचे आ रहा होगा, तो इन नंबर्स पे आप जो है अपना कॉल करके नोट्स के लिए मुझे कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉल मत करिएगा प्लीज, व्हाट्सअप करिएगा, तो आपको जो है ना व्हाट्सअप के थ्रू ही नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना कुछ टर्म्स आए जब मैं ग्रीन इकोनॉमी के लिए नोट्स तैयार कर रहा था, तो वो टर्म्स मुझे लगे कि अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो इससे क्या है कि ग्रीन इकोनॉमी को आप ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जैसे वो जो टर्म्स कौन थे जिनके बारे में मैंने तय किया कि जिनको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो वो टर्म्स है हमारा, पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आपका सतत विकास। ठीक है, दूसरा है आपका लाइनियर इकोनॉमी, यानी कि रेखीय अर्थव्यवस्था। आप इसको नोट करते जाइए, आई गेस कि विजिबल होगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा सतत विकास, लाइनियर इकोनॉमी रेखीय अर्थव्यवस्था, कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग यानी कि कार्बन मूल्य निर्धारण, हिंदी में लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं, कार्बन मूल्य निर्धारण। ठीक है, और कार्बन मूल्य निर्धारण के अंतर्गत हम दो इसमें मेथड पढ़ेंगे कि जो हमारी प्राइसिंग होती है, जो मूल्य निर्धारण होता है, ये बेसिकली कार्बन एमिशन से रिलेटेड है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उनके द्वारा कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है, एमिशन किया जाता है, तो उस पर जो है ना, जो उस पर जो है टैक्स लगाकर या उस पर कुछ फीस लगाकर या कुछ उस पर पेनाल्टी टाइप की लगाकर, कि ताकि वो कंपनियां इंडस्ट्रीज जो है ना वो कार्बन का उत्सर्जन कम करें, तभी तो हम ग्रीन इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पाएंगे। ठीक है, तो ये कार्बन प्राइसिंग तीसरा पॉइंट है जिसको समझना होगा हमें ग्रीन इकोनॉमी को समझने से पहले। तो कार्बन मूल्य निर्धारण, और इसमें दो मेथड हैं। पहला है कार्बन टैक्सेस यानी कि कार्बन कर। दूसरा है आपका एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इसको आप कह लीजिए हिंदी में उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। ठीक है, इसका एक और नाम है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कैप का मतलब हो गया सीमा, और व्यापार प्रणाली। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कार्बन प्राइसिंग के दो मेथड हैं। कार्बन का मूल्य निर्धारण दो में यानी जो पेनल्टी लगाई जा रही है वो दो तरीकों से लगाई जा रही है। पहला है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। और दूसरा है हमारा कैप एंड ट्रेड सिस्टम, यानी कि कैप यानी कि सीमा, कहते नहीं है कि किसी चीज पे ये कैप लगा दिया कि इसके ऊपर आपको नहीं जाना है, बात समझ रहे हैं? तो ये वो कैप है, ये कैप वो टोपी वाला कैप नहीं है, जो एक सीमा निर्धारित करना, वो कैप है ये। तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम, सीमा एवं व्यापार प्रणाली। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चौथा है स्मार्ट ग्रिड। तो स्मार्ट ग्रिड को तो ऐसे ही लिख लीजिए। फिर पांचवा है ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन को हिंदी में कहेंगे वैश्विक
मूल्य श्रृंखला, वैश्विक मूल्य श्रृंखला। फिर हमारा फिर नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन, इसको हिंदी में कहेंगे मूल्य संवर्धन। ठीक है, मूल्य संवर्धन। फिर हमारा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। अब देखिए ये सारे जो टर्म्स हैं, आप अगर समझ रहे हैं कि अगर मैं आपको ग्रीन इकोनॉमी पढ़ाऊं तो ग्रीन इकोनॉमी में ये बीच में टर्म्स आएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो वो जस्टिफाइड नहीं रहेगा। आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, और मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा कि मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया। ठीक है, एज ए टीचर मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो मूल्य संवर्धन, फिर उसके बाद यहां पर लिखिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये गवर्नमेंट की एक योजना है जो 2020 में आई थी। तो उत्पादन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना, हिंदी में लिखिए उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना। ठीक है, जो स्टूडेंट मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो उनको मैं जब नोट्स भेजता हूं तो अगर नोट्स में कोई करेक्शन होता है या नोट्स को मुझे कुछ स्पेसिफिक मतलब कुछ मुझे मैसेज देना होता है तो मैं उन्हें दे देता हूं। अब जैसे मैंने स्टूडेंट्स को जब नोट्स भेज दिए थे तो फिर मैंने उनको बोला था कि हिंदी वाले इंग्लिश वाली हेडिंग को जरूर रिफर कर लें, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए हिंदी मीडियम के नोट्स जरूर पढ़ें। ठीक है, तो अब जैसे ये कितना अजीब सा नाम है कि उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और इंग्लिश में सिंपल सा है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो क्योंकि इकोनॉमी में ये एक दिक्कत है, शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में खासकर कि वो कभी सुने हुए नहीं होते हैं, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है मेक इन इंडिया स्कीम, इसको हिंदी में भी इसी तरह लिख दीजिए, मेक इन इंडिया योजना। ठीक है, और फिर है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि कृषि वानिकी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, सतत विकास, रेखीय अर्थव्यवस्था, कार्बन मूल्य निर्धारण, कार्बन कर, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, या उसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीमा एवं व्यापार प्रणाली। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड, वैश्विक मूल्य श्रृंखला, और आपका ये हो जाएगा मूल्य संवर्धन, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना, मेक इन इंडिया योजना, और कृषि वानिकी। अब ये सारे टर्म्स उसमें जो है ना नोट्स में आएंगे आपके। तो ग्रीन इकोनॉमी को जो मैंने पहले जो नोट्स भेजे थे तो वो उन नोट्स में जो है ना, मतलब कि मैंने नॉर्मल ये था कि मैं बेसिकली आपको आके ग्रीन इकोनॉमी की डिफिनेशन बताता, ऑब्जेक्टिव बताता, इसको कैसे अचीव करते हैं और इसमें हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, केवल इतना ही था। लेकिन वो फिर जस्टिफाई नहीं हो पाता, तो इसलिए पहले हम इन टर्म्स को पढ़ लेंगे और इन टर्म्स को पढ़ने के बाद फिर हम ग्रीन इकोनॉमी को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेडिंग डाल लीजिए सतत विकास। हिंदी में लिखिए सतत विकास। चलिए पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या है, ये आपको विजिबल नहीं होगा, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। डेवलपमेंट which meets needs of present without compromising
एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट their own requirement। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश में डिफिनीशन हो गई। डेवलपमेंट विच मीट्स नीड्स ऑफ प्रेजेंट रिक्वायरमेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये जो सतत विकास है, ये जो वर्ड आया था, जब आप लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट में ये आपको आप पढ़ेंगे कि 1987 में ये वर्ड जो है ना ब्रंटलैंड कमीशन ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो उस रिपोर्ट में ये डिफिनीशन दी गई थी। तो आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो कि ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987। ठीक है, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से। ठीक है, यहां कॉमा दे दीजिए। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक है, तो यहां पर क्या भाव निकल कर आ रहा है कि भविष्य में भी जो विकास होना है वो भी चलता रहे, और वर्तमान में भी जो हमारा विकास है वो भी चलता रहे। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वर्तमान की भी पूरी होती रहे, और भविष्य की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी पूरी होती रहे। तो सतत विकास का मतलब समझ में आया? सतत विकास मतलब जो विकास, सतत का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूअस। तो जो विकास, जो डेवलपमेंट निरंतर कंटिन्यू चलता रहे। अब वो निरंतर कैसे चलता रहेगा कि भाई जब हम रिसोर्सेज वगैरह कम इस्तेमाल, उनको बड़े ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जरूरत भर का इस्तेमाल करेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना इस्तेमाल करेंगे, हम चीजों को जो है ना दोबारा रीयूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो है ना हम सतत विकास को पाएंगे। तो सतत विकास क्या हो गया? देखिए, विकास में आपका एक आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास है, फिर समावेशी विकास है, उसी में एक सतत विकास है। और सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। ठीक है, पर्यावरण से। तो पर्यावरण में इसमें जो ना जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो सतत विकास का हर जगह जब आप देखेंगे तो बात सतत विकास की ही चलेगी। ठीक है, तो इसमें भी आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी बच्चे लिख सकते हैं कि ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य 1987। ठीक है, उस रिपोर्ट में ये डिफिनीशन दी गई थी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सतत विकास समझ में आ गया? ऐसा विकास मेरे बच्चों जो निरंतर चलता रहे वो हमारा सतत विकास है। वो नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा क्या टर्म है जिसको हमें पढ़ना चाहिए? अगला टर्म है हमारा लाइनियर
इकोनॉमी, रेखीय अर्थव्यवस्था, हिंदी में क्या लिखेंगे? रेखीय अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब ये रेखीय अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, हम किस तरीके से चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। अब जैसे क्या है, इस रेखीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें कोई डिफिनीशन वगैरह नहीं रहेगी, आप इसको जैसा मैं लिख रहा हूं आप वैसे ही उतारिए, ठीक, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी आना है नहीं, लेकिन समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है। अब रेखीय अर्थव्यवस्था कैसे होती है? इसमें होता है कि एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन यानी किसका हो रहा है? रिसोर्सेस का। ठीक है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन हुआ, फिर क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और किसका होगा? प्रोडक्ट का। ठीक है, पहले तो रिसोर्सेस को निकालेंगे, पहले इसको अच्छा एक बार बना लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, बीच में कंफ्यूज हो जाओगे आप भी। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, फिर तीर लगाकर लिखिए प्रोडक्शन, फिर तीर लगाकर लिखिए कंजम्पशन, ठीक है। अब जगह इधर नहीं है, अगर आपके पेज में जगह हो तो आगे लिखिएगा। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं। फिर उसके बाद डिस्पोजल। ठीक। अब एक्सट्रैक्शन, संसाधनों को, रिसोर्सेस का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसका कंजम्पशन यानी कि यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसको हम यूज करते हैं, और उसके बाद जब हमारा यूज हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका डिस्पोजल कर देते हैं, यानी कि उसको हम थ्रो कर देते हैं। ठीक है, उस एज ए वेस्ट हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है लाइनियर इकोनॉमी, रेखीय अर्थव्यवस्था। यहां इसमें क्या हो रहा है? संसाधन को निकाला, उत्पादन किया, उसके बाद उसका उपभोग किया, कंजम्पशन किया, और उसके बाद उसका जो है ना डिस्पोजल कर दिया। ठीक है। अब जैसे आजकल जैसे आप लोग जो पेन खरीदते हैं, जो पेन खरीदते हैं तो उसमें क्या है कि आपने पेन इस्तेमाल किया, जैसे ही उसकी रिफिल खत्म हुई आपने फेंक दिया। जब हम लोग छोटे थे, तो जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो पेन की रिफिल भी अलग से मिलती थी। तो हम सिर्फ पेन खरीदते थे, उसके बाद फिर अगली बार हमें पेन नहीं खरीदना होता था, हम रिफिल खरीद के उसमें डाल लेते थे। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारा पेन कंटिन्यू हमारा साथ दे रहा है। एक बार पेन खरीदा तो 1 साल 2 साल चल रहा है, अगर वो नहीं खोया या नहीं टूटा। और यहां पर आपका एक पेन जो है ना, एक हफ्ते अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा लिख रहे हैं, तो 1 हफ्ते चलता है। उसके बाद बदलना आपको रिफिल चाहिए, लेकिन आप पूरा पेन बदल रहे हैं। तो ये जो पूरा पेन बदलने वाला जो प्रोसेस है, वो आपका क्या है? एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल। प्लास्टिक के लिए जो मटेरियल निकाला गया, उसके बाद उस प्लास्टिक से जो है पेन बनाया गया, पेन को आपने इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब उसकी रिफिल खत्म हो गई तो आपने फेंक दिया। यानी कि ये जो इकोनॉमी है एक लाइन में सीधे चल रही है, इसीलिए इसको कहते हैं लाइनियर इकोनॉमी या रेखीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, हिंदी में इसको लिख लीजिए। हिंदी में लिख लो बच्चों। एक्सट्रैक्शन का मतलब हो जाएगा निष्कर्षण, ठीक है, और निष्कर्षण यहां ब्रैकेट में नीचे लिख दीजिए संसाधनों का, तो संसाधन ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, आपको पेन का बस एग्जाम्पल याद रखिएगा, तो आपको ये जो है ना रेखी जो इकोनॉमी है, रेखीय अर्थव्यवस्था है, लाइनियर इकोनॉमी, ये याद रहेगी। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण, रिसोर्सेज यानी संसाधन, फिर प्रोडक्शन को लिखिए उत्पादन, और प्रोडक्ट यानी उत्पाद, फिर कंजम्पशन यानी कि उपभोग, और यूज भी वही हो गया, उपभोग या इस्तेमाल जो भी है। ठीक है, और उसके बाद डिस्पोजल यानी कि हो गया निदान, यानी कि फेंक दिया, फेंकना। देखिए,
आपको सिर्फ समझ होनी चाहिए, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा इजी से इजी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट की लैंग्वेज बड़ी टफ है। ठीक है, तो आप क्या है कि रेखीय अर्थव्यवस्था में हमारा क्या है, संसाधनों को निकाला, संसाधनों से हमने उत्पादन किया, उत्पादन से जो उत्पाद बना हमने उसका इस्तेमाल किया, जब इस्तेमाल हो गया तो हमने फेंक दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसमें होता क्या है, अब इसमें अगर हम देखें तो संसाधनों का क्या हो रहा है, कंजम्पशन प्लस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कंजम्पशन प्लस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई आपने जो है ना उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते थे ना, आप पेन के एग्जांपल से समझिए, सिर्फ एक रिफिल ही की, अगर उसमें ये ऑप्शन रहता, और मतलब अब क्या है कि बच्चा अगर उसमें रिफिल डालने का ऑप्शन भी है तो रिफिल खरीदने ही नहीं जाता है, और अगर आप देखोगे अगर आप रिफिल खरीदने भी जाओगे तो रिफिल आपको मिलेगी नहीं। बात मेरी समझ रहे हो कि दुकान वाला सीधे पेन ही रख रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से वो जो पेन जिसको आप 2 साल 3 साल और इस्तेमाल कर सकते थे, तो रिसोर्सेज की बर्बादी हुई कि नहीं हुई, वेस्टेज हुआ कि नहीं हुआ, और जो कंजम्पशन यानी उपभोग भी रिसोर्सेज का ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तरीके से कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा है, बर्बादी भी ज्यादा हो रही है। तो कंजम्पशन प्लस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा हो रहा है किसमें, लाइनियर इकोनॉमी में। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन यानी कि आपका अपशिष्ट या कूड़े का निर्माण या अपशिष्ट का निर्माण, वो कैसा हो रहा है, वो भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वो भी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, इन्वायरमेंटल लॉस, प्रकृति को नुकसान, तो इन्वायरमेंटल लॉस भी ज्यादा हो रहा है, ये भी एक पॉइंट डाल दीजिए। ये भी ज्यादा हो रहा है। क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आ गई कि जो आपका रेखीय अर्थव्यवस्था है उसमें आपका वेस्टेज और कंजम्पशन, संसाधनों का वेस्टेज और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, वेस्ट जनरेशन ज्यादा हो रहा है, और आपका इन्वायरमेंटल लॉस भी ज्यादा हो रहा है। हिंदी में लिख लीजिए इसी चीज को, संसाधनों का उपयोग और बर्बादी। ठीक है, ये कैसा हो रहा है, ज्यादा। फिर उसके बाद अपशिष्ट निर्माण, या उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कूड़ा, निर्माण, ये भी क्या हो रहा है, ज्यादा। फिर उसके बाद पर्यावरणीय क्षति, ये भी कैसी हो रही, ये भी क्या है, ज्यादा हो रहा है। इन्वायरमेंटल लॉस या पर्यावरणीय क्षति भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, अच्छा इसी के दूसरी तरफ जब हम सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ेंगे तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी में यही कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है, हम चीजों को बार बार रीयूज करने की कोशिश करते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसे रिफर्बिश करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उसमें 6R का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है कि हम उपयोग करने के बाद फेंकते नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि इसका कुछ दूसरा इस्तेमाल कर लिया जाए या इसी को सुधार लिया जाए। अब अगर मान लीजिए अभी अभी क्या होने लगा है कि फैन खराब हुआ तो फैन फेंको, नया फैन लेके आ जाओ। ठीक है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है, तो फैन अगर खराब हुआ है तो अच्छा मोटर जल गई है, मोटर जल गई है तो नई मोटर डलवा दो। ठीक है, और या फिर और कोई रीजन है, मोटर नहीं तो यार वायरिंग या उसके अंदर जो होता है कॉइलिंग, अगर मतलब कॉइल अगर जल गए हैं, तो कूलर खराब हो गया है तो रिपेयर करवा लेते हैं, तो उसमें रिपेयर करवाना। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपके घर में पेंट आया, अब पेंट के जो बकेट है, अब वो पेंट आपके घर में हो गया तो वो बकेट जैसा निकलता है,
अब जैसे मान लीजिए जिनको नहीं जरूरत है या जो बड़े रईस लोग हैं तो वो क्या करेंगे, अच्छा ये बकेट फेंको, कबाड़ी में फेंको, कबाड़ी को दे दो। लेकिन उसका बेसिकली क्या हम दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हम उसको बकेट के रूप में धुल के बाथरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दोबारा उसको इस्तेमाल किया जाए या किसी और रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो ये जो गुण होते हैं ये चक्रीय अर्थव्यवस्था में होते हैं। और चक्रीय अर्थव्यवस्था में फिर आप देखोगे तो संसाधनों का उपयोग और बर्बादी क्या ज्यादा हो रहा है? नहीं। तो यहां पर क्या ले, चक्रीय अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, यहां पे सर्कुलर इकोनॉमी। चक्रीय अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, यहां पर संसाधनों का उपयोग और बर्बादी ज्यादा हो रहा है, सर्कुलर में नहीं होगा, ज्यादा नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या अपशिष्ट निर्माण या वेस्ट जनरेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसमें वेस्ट ज्यादा कहां हो रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी में। हमने जो पेंट की बकेट थी वो फेंकी थोड़ी ना, हमने उसको धुल लिया और बाथरूम में इस्तेमाल कर लिया। पेन था, हमने पेन को फेंका नहीं, हमने उसमें दूसरी रिफिल डाल ली और इस्तेमाल कर लिया। हमारी कोई चीज खराब हो गई है तो हमने उसको फेंकने के बजाय उसको रिपेयर कराया और उसको इस्तेमाल कर लिया। तो वहां पर क्या कूड़ा ज्यादा बन रहा है? नहीं बन रहा। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था में वेस्ट जनरेशन भी ज्यादा नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर उसके बाद क्या उसमें पर्यावरणीय क्षति होगी? तो जो हम संसाधनों को हम इतना ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, इन्वायरमेंट पे भी जोर नहीं आएगा, तो पर्यावरणीय क्षति भी इसमें ज्यादा नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सर्कुलर इकोनॉमी इसके बाद वाला ही टॉपिक है, तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और उसमें 6R का कॉन्सेप्ट होता है तो वो भी हम वहीं पढ़ लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद अगला हमारा क्या है, तो हमारा ये लाइनियर इकोनॉमी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हरित अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले, तो हमारा नेक्स्ट टर्म है कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए कार्बन मूल्य निर्धारण। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है, इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, असाइनिंग फी ऑन इंडस्ट्रीज एमिटिंग कार्बन, ऐसे उद्योग जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, या ग्रीन हाउस गैसेस भी आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन उसमें तो कार्बन है, और जो हमारा जो वार्मिंग अप हो रहा है तो उसमें मेन रीजन तो कार्बन है ना, तो अब नॉर्मली हम कार्बन वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें ग्रीन ऑब्लिक करके ग्रीन हाउस गैसेस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या है, असाइनिंग फी ऑन इंडस्ट्रीज एमिटिंग कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी उद्योग कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी शुल्क लगाना या पेनाल्टी लगाना। यहां पर फी है, ठीक है, तो फी आप जो ना इसको फी ही कहिए, शुल्क। ठीक है, तो जो उद्योग कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उनके ऊपर शुल्क लगाना, यह हमारा क्या कहलाता है, कार्बन प्राइसिंग। हिंदी में लिख लीजिए ठीक है, जो उद्योग कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उन पर शुल्क लगाना, यह क्या कहलाता है, कार्बन प्राइसिंग या कार्बन मूल्य निर्धारण। हिंदी में लिख लीजिए कार्बन मूल्य निर्धारण। कार्बन प्राइसिंग समझ में आ गया? अब ये जो मूल्य निर्धारण है, ये जो कार्बन प्राइसिंग किया जा रहा है, इसके क्या दो तरीके हैं। ठीक है, तो वो तरीके कौन से हैं, दो तरीके।
उसके दो मेथड हैं। ठीक है, कार्बन मूल्य निर्धारण के, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया है ना सबने? ना लिखा हो तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद जो है ना, आप हेडिंग डाल देंगे मेथड्स, मूल्य निर्धारण के मेथड क्या है। ठीक है, क्या हेडिंग डाल देंगे? मेथड्स, मूल्य निर्धारण के क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है? कार्बन टैक्सेस। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? कार्बन टैक्सेस को हिंदी में लिख दीजिए कार्बन कर। ठीक है, कार्बन टैक्सेस यानी कार्बन कर। और दूसरा तरीका क्या है? एमिशन ट्रेड सिस्टम। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। ठीक है, एमिशन ट्रेड सिस्टम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम। हिंदी में लिख लेते हैं इसको। ये हो गया कार्बन कर हिंदी में। पहला तरीका कार्बन प्राइसिंग या कार्बन मूल्य निर्धारण का पहला तरीका। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, पर हमारे मतलब कि ये जो कार्बन प्राइसिंग आया क्यों, ये आप सब इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूं। देखिए, हम क्या हमारे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, और जो हमारी धरती जो है ना लगातार जो हीटअप होती जा रही है, अब जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बातें चल रही हैं, तो उससे क्या है कि ये दबाव डाला जा रहा है, और देश मिलकर भी, भारत तो मतलब स्वेच्छा से कर रहा है, लेकिन और भी विकसित देशों पे ये दबाव डाला जा रहा है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करिए, कार्बन का उत्सर्जन कम करिए। अब बेसिकली कार्बन उत्सर्जित कहां से होता है? जो उद्योग धंधे लगे हुए होते हैं। अब वो जो उद्योग धंधे हैं, वो गैसों, वो जो है ना, मतलब देखते हैं ना कि वो फैक्ट्रियों से वो धुआं निकलता रहता है, तो वो सारे क्या है, उससे क्या है कि वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, और हमारे लिए जो है ना एक चुनौती पेश कर रहे हैं आगे भविष्य के लिए भी। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहे, और जो है ना, जो हमारी धरती लगातार गर्म हो रही है, वो उसमें कमी आए, तो ये जो है ना, इसके लिए क्या है कि इन ग्रीन हाउस गैसेस का या कार्बन का उत्सर्जन कम होना बहुत जरूरी है। अब उत्सर्जन का मेन स्रोत यानी कि एमिशन का मेन जो सोर्स कौन है? तो फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं। तो अब इन कंपनियों पे क्या है कि शुल्क लगाने का एक मेथड आया कि भाई अगर आप कार्बन उत्सर्जन करोगे तो हम आपके ऊपर फीस लगाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसको हमने कहा कार्बन प्राइसिंग। अब कार्बन प्राइसिंग के दो तरीके हैं, मतलब ये बात निर्धारित हुई, ये बात स्टैब्लिश की गई कि अगर आप कार्बन उत्सर्जन करने वाला उद्योग कर रहे हैं तो आपको इतना शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को। अब वो शुल्क किस प्रकार से आप दोगे? तो उसका दो तरीके हैं। पहला है कि कार्बन टैक्स के रूप में, तो सरकार कुछ फैक्ट्रियों को या कुछ कंपनियों के ऊपर कार्बन टैक्स लगा सकती है। ठीक है, अब कार्बन टैक्स लगा के कैसे क्या होता है, ठीक है, तो वह भी हम आगे देखते हैं। या फिर सरकार क्या कर सकती है कि कैप एंड ट्रेड सिस्टम कर सकती है, कि सरकार एक सीमा तय कर सकती है कि अगर इतना आपने कार्बन उत्सर्जन किया है, आपने इतना कार्बन एमिशन किया है अपनी फैक्ट्रियों से, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे इस एक लिमिट तक। लेकिन अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस किया है तो फिर उसके बाद आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सीमा एवं व्यापार प्रणाली। ठीक है, तो एक स्तर तक यहां पर सरकार छूट दे रही है, उसके ऊपर आप अगर बढ़े तो सरकार ने तुरंत आपके ऊपर फी लगा दी, तो तुरंत आप कार्बन प्राइसिंग यानी कार्बन मूल्य निर्धारण के दायरे में आ गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अब इसको हिंदी में लिख लेते हैं, एमिशन ट्रेड सिस्टम। ये होगा उत्सर्जन, हिंदी वाले बच्चों लिख लो, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली।
ठीक है, और या फिर आप लिख सकते हो सीमा एवं व्यापार प्रणाली। सीमा यानी लिमिट बेटा, ठीक है, ये मत समझना कि वो मतलब कहीं देश की सीमा वगैरह। सीमा यानी कि लिमिट, इस लिमिट से ऊपर अगर आप गए तो आप दायरे में आ जाओगे, इसके अगर आप कम हो या इस लिमिट तक हो तो हम आपके ऊपर कार्बन प्राइसिंग नहीं करेंगे, यानी कार्बन मूल्य निर्धारण नहीं करेंगे, यानी कि हम आपके ऊपर कोई शुल्क नहीं लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा तरीका तो ये हो गया। ठीक, तो इसको थोड़ा सा, हाँ, अब आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है कि भाई शुल्क लगाया हमने, वो हमारा कार्बन प्राइसिंग कहलाएगा। ठीक है, क्यों? फैक्ट्रियों जो है ना कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, लगातार धुआं छोड़ रही है। ठीक है, अब दो तरीके अपनाती है सरकार ये शुल्क लगाने के। एक तो तरीका है कि सरकार लगा देगी, आप थोड़ा सा भी उत्सर्जन कर रहे हो, थोड़ा सा भी एमिशन कर रहे हो, अगर आपके फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है, तो आपको ये शुल्क देना ही पड़ेगा। दूसरा एक तरीका सरकार ये अपना सकती है कि एक लिमिट दे देगी सरकार आपको। इसमें तो क्या है कि अगर आपकी फैक्ट्री से धुआं निकला, आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हो जिसमें कार्बन एमिशन होना है, ठीक है, तो आपको देना ही देना है। सरकार ये तरीका अपना सकती है। या फिर सरकार ये कर सकती है कि भाई एक लिमिट तय कर दी कि अगर इस लिमिट तक आपका जो है ना कार्बन उत्सर्जन, अगर आप इस लिमिट के दायरे में हो, ठीक है, यहां 0 से आप यहां तक हो, मान लीजिए ये 10 पॉइंट है, यहां तक अगर आप हो तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप इतना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप 10.5 या 11 हुए तो हम आपसे तुरंत जो है ना हम आपके ऊपर फीस लगा देंगे। तो सरकार एक ये तरीका भी अपना सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़े। अब पहले देखते हैं कार्बन टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले क्या देखते हैं, कार्बन टैक्स। पी imposed on industries emitting कार्बन। देखिए, जिन बच्चों के पास नोट्स मैंने पहले ही भेज दिए हैं वो नोट्स साथ लेके बैठे। ठीक है, क्योंकि मतलब नोट्स में जैसे क्या है कि डिफिनीशन और इस डिफिनीशन, अब जैसे मैंने यहां पर कार्बन पे इंडस्ट्रीज की जगह मैंने लिख दिया है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन करेगा? इंडस्ट्रीज ही करेंगी। ठीक है, तो नोट्स साथ लेकर बैठिए, फिर आप पता लगा बाद में कंफ्यूज होंगे कि सर ने तो नोट्स में तो लिखा है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज और सर ने क्लास में बताया कि इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में ही तो प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। तो जिनके पास नोट्स है वो जब भी क्लास करें वो नोट्स लेकर बैठे। ठीक है, अब फी इंपोज्ड ऑन इंडस्ट्रीज एमिटिंग कार्बन। ठीक है, तो ये तरीका जो है ना इसमें क्या है, वो हमारा कहलाएगा क्या, कार्बन टैक्सेस। कि डायरेक्ट वो फी लगा देंगे। आप जरा सा भी आपका कार्बन उत्सर्जन वाला व्यापार है, चाहे उस थोड़ा सा भी कार्बन उत्सर्जित हो रहा हो, तो सरकार उस पर्टिकुलर व्यापार पे, उस बिजनेस पे, उस इंडस्ट्री पे लगा देगी। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योगों पर लगाया गया शुल्क। ठीक है, कार्बन शुल्क कार्बन टैक्सेस कहलाता है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योगों पर लगाया गया शुल्क कार्बन उत्सर्जन कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब कार्बन प्राइसिंग जो मैंने आपको पढ़ाया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कार्बन प्राइसिंग में मैं क्या लिख रहा हूं
कि जो उद्योग कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उन पर शुल्क लगाना कार्बन मूल्य निर्धारण है। शुल्क लगाना कार्बन मूल्य निर्धारण या कार्बन प्राइसिंग कहलाता है। ठीक है, आप जो है कोई भी उद्योग धंधा अगर वो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है तो उस पर ये लगाना यानी कि प्रक्रिया है। ये जो है ना शुल्क लगाना, ये क्या है, एक एक्टिविटी है। कंफ्यूज मत होइएगा कि अब इसमें तो सेम सेम डिफिनीशन है, सेम नहीं है। उद्योग पर शुल्क लगाना कार्बन प्राइसिंग है, ठीक है, और लगाया गया शुल्क वो हमारा कार्बन कर है। यहां पर क्या है, लगाया गया शुल्क यानी कि अमाउंट। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, माता जी द्वारा गरीबों को खाना खिलाना, तो माता जी द्वारा गरीबों को खाना खिलाना, माता जी द्वारा अपने बच्चे को खाना खिलाना, तो ये क्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन माता जी द्वारा गरीबों को खिलाई गई रोटी, ठीक है, या खिलाया गया खाना, तो यहां पर क्वांटिटी आ रही है, तो यहां पर क्या है, ये एक एक्टिविटी हो गई। तो ये आपका कार्बन प्राइसिंग क्या है, ये एक एक्टिविटी है कि भाई शुल्क लगाना जो है वो हमारा कार्बन प्राइसिंग है, और लगाया गया शुल्क तो यहां पर यानी कि कहा जा रहा है कि अमाउंट, तो ये जो घटना है ये हमारा क्या कहलाता है, कार्बन कर या कार्बन टैक्स, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा तरीका क्या है हमारा, एमिशन ट्रेड सिस्टम, या जिसको हम कहेंगे कैप एंड ट्रेड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, पहला आ रहा है आपका कैप और दूसरा आ रहा है ट्रेड, ठीक है। तो सीमा एवं व्यापार प्रणाली, तो पहले तो हम ये देख लेते कि कैप क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है कि इसके नीचे तक अगर आपने कार्बन उत्सर्जन किया है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपके ऊपर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर इससे ऊपर अगर आप क्रॉस हो गए तो आप तुरंत शुल्क के दायरे में आ जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर कैप क्या है, कैप है गवर्नमेंट लिमिट थोड़ा सही शब्दों में लिखिए, गवर्नमेंट सेट्स लिमिट ऑफ कार्बन एमिशन, गवर्नमेंट सेट्स लिमिट ऑफ कार्बन एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, ठीक है। गवर्नमेंट सेट्स लिमिट ऑफ कार्बन एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट जो ना उद्योगों पर कार्बन उत्सर्जन की एक सीमा लगा देती है, ठीक है, एक लिमिट लगा देती है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा कैप। गवर्नमेंट सरकार द्वारा उद्योगों पर जो एक सीमा लगा दी जाती है, एक लिमिट लगा दी जाती है कि इससे ज्यादा आप अगर उत्सर्जन करेंगे तो आप फी के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा कैप है। अब इंडस्ट्रीज क्या कोशिश करेंगी, वो कोशिश करेंगी भैया हम इससे ऊपर ना जाएं, सरकार ने अगर हमको यहां तक लिमिट किया है तो हम इससे ऊपर ना जाएं। अब ट्रेड सिस्टम क्या है, तो देखिए कुछ कंपनियां ऐसी होंगी कि जो है अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी, क्योंकि देखिए जब तक आपके ऊपर चाबुक नहीं चलेगा तब तक जो है ना फिर आप चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से नहीं करेंगे। तो जब सरकार ने अपने सीमा वाला कार्बन प्राइसिंग वाला चाबुक चलाया, तो जो ये मतलब कि जो लापरवाही से काम कर रही थी इंडस्ट्रीज, तो इन्होंने भी अपना कार्बन उत्सर्जन कम किया, थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से इन्होंने काम करना शुरू किया। प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन अब जैसे एक बार इन्होंने भट्टी जला दी है, एक बार कोई भी एक्टिविटी चल रही है जो ग्रीन हाउस गैस या कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, तो वो चल रही है एक्टिविटी, कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि भाई वो उसको बंद कर दिया जाए, भाई अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर वो भट्टी जल रही है तो उसको जलते ऐसे ही छोड़ दिया गया,
अरे भाई अगर मान लीजिए कल सुबह आपको लौट के काम करना है तो उसको स्विच ऑफ कर दो, या फिर आपका जो लकड़ी वगैरह या कोयला वगैरह इस्तेमाल करते हो तो उसको पानी वानी डाल के बुझा दो, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो फैक्ट्रीज अगर, इंडस्ट्रीज अगर चाहें तो अपना इमिशन को रिड्यूस कर सकती हैं। तो सरकार ने जब कार्बन प्राइसिंग की पॉलिसी लेकर आई तो फैक्ट्रियों ने अपना उत्सर्जन कम किया। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें कुछ फैक्ट्रियां होती हैं कि जो अपना उत्सर्जन कम कर लेती। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो यहां तक आ गई, 10 तक, सरकार ने 10 तक लिमिट दी थी कि बोला 10 नंबर से ऊपर जाओगे तो हम आपको जो है रेंज में ले आएंगे। अब कोई भी थी वो आके 9 पे टिक गई, तो 9 से ज्यादा उसका कार्बन उत्सर्जन नहीं हुआ, तो उसका एक एक्स्ट्रा बच गया कि नहीं बच गया, ये वाला। ये देखिए, अब सरकार ने तय किया कि अगर 10 पॉइंट से ऊपर गए तो आप शुल्क के दायरे में आ जाओगे। तो एक कंपनी थी, वो कंपनी 9 पे आ गई। ठीक है, उसने अपना उत्सर्जन घटा के 9 पे कर लिया। अब 9 पे कर लिया तो एक इसका यहां पर एक्स्ट्रा बचा। अब ये जो एक एक्स्ट्रा बचा, जिसको जो है ना, मतलब कि उससे, मतलब ये तो अच्छा हुआ ना कि नीचे आ गए, तो ये तो अब ये, लेकिन ये इसने इतना अच्छा काम किया, लेकिन इसको फायदा क्या हुआ? इसने कार्बन उत्सर्जन को घटाया, लेकिन इसमें इसका क्या फायदा हुआ? तो इसका फायदा ये हुआ कि सरकार ने बोला तुम इसको व्यापार कर लो या बेच लो। ठीक है, व्यापार कर लो या बेच लो। तो बेचने की जब परमिशन दे दी सरकार ने, तो इससे क्या होगा कि कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होंगी कि जिनका कार्बन एमिशन यहां तक होगा, लेकिन वो जो है ना अपना घटाते घटाते यहीं तक आ पाई। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब क्या है, उनको तो जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, ये जो कंपनी है, ये कंपनी इसको, चलिए इसको एक बार मैं सीधे थोड़ा सही तरीके से समझा देता हूं। इधर देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए सरकार ने तय किया कि ये हमारा 0 है और ये हमारा 10 है। सरकार ने तय किया कि 10 पॉइंट से ऊपर जो कार्बन एमिशन करेगा उसके, वो जो कार्बन प्राइसिंग के दायरे में आ जाएगा, उसके ऊपर शुल्क लगेगा, उसको सरकार को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनियां क्या चाहेंगी? कंपनियां चाहेंगी कि वो जो है अपना कार्बन उत्सर्जन कम करें। अब यहां पर एक कंपनी थी ए और एक कंपनी थी बी। ठीक है, अब ए कंपनी ने अपना कार्बन उत्सर्जन कम किया और वो कम करके कहां पे आ गई? उसने 8 पे कर लिया। ठीक है, वो 8 पे आ गई कंपनी। कौन? ए कहां पे आ गई? 8 पॉइंट तक आई और इतना कार्बन उत्सर्जन उसने कम कर लिया। ठीक है, अब वो 10 से 2 पॉइंट और नीचे हो गई। लेकिन जो बी वाला था उसका क्या उत्सर्जन था? उसका उत्सर्जन तो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो वो कम होते होते भी जो है ना आ पाया 13 तक। तो बी वाला जो है वो 13 तक ही आ पाया। अब क्या है कि सर तुरंत ये बी वाला जो है, ये बी जो कंपनी है, ये तुरंत उसके शुल्क के दायरे में आ गई। इसको सरकार को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ना 10 के पॉइंट से ऊपर है। अब सरकार इससे खुश हो गई। सरकार ने कहा भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम तो 2 पॉइंट और नीचे आ गए। तो बोला कि हुजूर हमको फायदा क्या हुआ? तो बोला तुमको फायदा यह है कि तुमने जो 2 पॉइंट कम किए हैं ना, तुम इसको बेच लो। तो बेच लो तो तुमको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। तो बोला ठीक है, अच्छा है। तो उसने बी वाले को वैसे भी जरूरत थी, तो बी वाले से बोला खरीदोगे? तो बोला हाँ यार, हम तो 3 पॉइंट ऊपर हैं, सरकार को तो अभी 3 पॉइंट के बराबर पैसा देना पड़ेगा। लाओ तुम 2 हमको अपने दे दो, जो तुम्हारे 2 पॉइंट बचे हैं ये 2 हमको दे दो। तो ये जो हमारा जो बी है, ये जो हमारा ए है, ये जो हमारा ए है, ये ए क्या करेगा? ये 2 पॉइंट इसको दे देगा। तो ये यहां घट के कहां पे आ जाएगा? 3 से 2 और जुड़ गए तो यहां पर आ जाएगा 1। अब 1 केवल एक्स्ट्रा है, पहले 3 एक्स्ट्रा था, 2 पॉइंट इसने ए से ले लिया, तो अब केवल 1 एक्स्ट्रा है। तो अब चलो फिर भी कुछ तो गनीमत है, अब सरकार को कुछ कम पैसा देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इससे क्या है, यहां पर ए को भी इंकरेजमेंट मिल रहा है कि अरे वाह, मैंने 2 पॉइंट नीचे आया और उसको बेचकर भी पैसा कमा लिया। और बी वाले को क्या है? बी वाले को तो सरकार को पैसा देना पड़ता, और वो तो अभी भी सरकार को 1 पॉइंट के बराबर तो एक्स्ट्रा पैसा दे ही रहा है। तो उसके ऊपर दबाव है कि तुम और नीचे करो, यानी कि अपना एमिशन, अपना कार्बन उत्सर्जन और कम करो। तो यहां पर इसको इंकरेजमेंट मिल रहा है कि भाई तुम उत्सर्जन और कम कर सकते हो, तुमको और कमाई होगी। ठीक है, और पैसा तुम कमाओगे, तुम बेचो कम कर करके। और इसको भी
प्रोत्साहन मिल रहा है कि भाई हमने इस बार दिया है, अगली बार हम 10 से नीचे आ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम समझ में आया। कैप में सरकार ने एक सीमा लगा दी, और उसके बाद जो है ना, ट्रेड के अंतर्गत अगर किसी ने उत्सर्जन अपना कम किया है उस सीमा से, तो जो अतिरिक्त उत्सर्जन उसने कम किया है, तो वो अतिरिक्त जो है वो बेच सकता है। और ये सिस्टम क्या है, इसमें क्या है कि दोनों दोनों अपना बेच रहे हैं, दोनों अपना जो है ना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन किसी का भी हैम्पर नहीं हो रहा। देखिए कोई भी इंडस्ट्री है वो भले ही शुल्क पेनाल्टी दे देगी, लेकिन अपना प्रोडक्शन नहीं कम करेगी। ठीक है, तो अगर ए ने अपना कार्बन उत्सर्जन कम किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना प्रोडक्शन गिरा लिया। प्रोडक्शन कभी कोई कंपनी अपना नहीं कम करेगी। अगर मुझे 100 पेन बना के बेचने, मेरे पास 100 पेन का ऑर्डर है, तो मैं 100 पेन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ये तो है कि मुझे एक सरकार ने योजना दे दी कि भाई तुम अपना कार्बन उत्सर्जन कम कर ले जाओ, तो इधर 100 पेन बेच के भी तुम कमाओगे, और जो उत्सर्जन जितना तुम कम कर ले जाओगे उस सीमा से, उसको बेच के भी कमा लेना। ठीक है, लेकिन यहां से तो कमाई करने के लिए हम यहां की कमाई नहीं रोकेंगे ना, क्योंकि मेन काम तो यही है ना। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ कि प्रोडक्शन पे कोई क्षति नहीं हुई। अच्छा, ये तो सेम रूल बी के ऊपर भी लागू होगा, बी कंपनी के ऊपर, जो ए कंपनी के ऊपर लागू हो रहा है। तो इस व्यवस्था में प्रोडक्शन के ऊपर कोई क्षति नहीं हो रही है। ठीक है, और हमारा कार्बन जो हमारा एमिशन है, कार्बन उत्सर्जन जो है, वो हमारा जरूर नीचे आ रहा है। तो ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम समझ में आ गया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अब। कार्बन टैक्सेस पढ़ लिया कार्बन प्राइसिंग में। हम कार्बन प्राइसिंग पढ़ रहे हैं, मतलब कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सरकार की एक नीति। तो इसमें हमने जो है ना, दो तरीके हैं कार्बन प्राइसिंग के। कार्बन टैक्स हमने पढ़ लिया। कार्बन टैक्स क्या है कि आप जैसा भी हो, आपके ऊपर फी लगाई जाएगी। तो आपके ऊपर जो फी लगाया जाना, वही आपका क्या है, कार्बन टैक्स है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका कि डायरेक्ट आपके ऊपर फीस लगा दी गई, आपके फैक्ट्री से निकल रहा है कार्बन, तो फिर आपके ऊपर लग गए, आप दायरे में आ गए, वो चाहे 1 पॉइंट निकले चाहे 10 पॉइंट निकले। ठीक है, दूसरा क्या है, इमिशन ट्रेड सिस्टम, या जिसको हम कह सकते हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम। ठीक है, अब कैप एंड ट्रेड सिस्टम में नोट्स लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैप के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैप क्या है, और फिर हम लिखेंगे ट्रेड क्या है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इसके नीचे, कैप। कैप क्या है, गवर्नमेंट सेट्स लिमिट फॉर कार्बन इमिशन, लिमिट ऑफ, फॉर नहीं, ऑफ कार्बन इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। ठीक है, सरकार उद्योगों से कार्बन उत्सर्जन की सीमा तय करती है। ठीक है, अब ट्रेड में क्या है, ट्रेड में लिखिए, इफ एनी कंपनी emits less carbon
than the permitted limit, then this company can sell remaining extra permit to the company that required it or crossed the limit. ठीक है, इफ एनी कंपनी emits less carbon, ठीक है, then the permitted limit, then this company can sell, कौन सा, can sell that remaining extra. अब जैसे यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि 10 पॉइंट तक था, तो एक कंपनी कहां पे आ गई थी, 8 तक. तो ये जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा परमिट है, रिमेनिंग एक्स्ट्रा जो परमिट है, इस परमिट को, ये 2 पॉइंट के बराबर का जो परमिट है, इस परमिट को ये कंपनी, दिस कंपनी कैन सेल रिमेनिंग एक्स्ट्रा परमिट टू द कंपनी दैट रिक्वायर्ड इट और क्रॉस्ड द लिमिट. अब लिमिट कौन क्रॉस किया था या किसको रिक्वायरमेंट थी, बी कंपनी को, जो कहां पर चली गई थी, 10 पॉइंट से ऊपर थी और कहां पे थी, 13 पे थी. तो ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा थी. ठीक है, अब इसको क्या है, इसके पास 2 थे तो 2 इसने इसको बेच दिए, तो ये 3 पॉइंट से घट के 1 पॉइंट पे आ गई. तो मतलब कुछ तो कम हुआ. तो मेरी बात समझ में आ गई. तो हिंदी में लिख लीजिए इसको, यदि कोई कंपनी अनुमति प्राप्त सीमा से कम उत्सर्जन, कम कार्बन उत्सर्जन करती है, यदि कोई कंपनी अनुमति प्राप्त सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करती है, कहां, ये आ गया था 8 पे, अनुमति 10 तक थी, 8 तक ही आके रुक गया, कम उत्पादन करती है, तो यह कंपनी इस अतिरिक्त बची हुई अनुमति को, अब बची हुई अनुमति क्या है, 2 पॉइंट के बराबर की अनुमति बची हुई है, 2 पॉइंट के, ये 2 पॉइंट और जा सकता था, तब ये 10 पे पहुंचेगा ना. तो बची हुई, अतिरिक्त बची हुई, तो ये अतिरिक्त बचा है ना अभी, तो अतिरिक्त बची हुई अनुमति, परमिट को, अनुमति को उन कंपनियों को बेच सकती है जिन्हें इसकी जरूरत है या जिन्हें इसकी जरूरत है, या जिन कंपनियों ने अनुमति सीमा
क्रॉस कर दी, अब क्रॉस को हिंदी में तो लांघना कहते हैं, तो हम लांग दी है यही लिखते हैं, ठीक है। आप ब्रैकेट में क्रॉस लिख देना, सो आपके लिए लैंग्वेज इजी हो जाएगी। जिन कंपनियों ने अनुमति सीमा को लांघ दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कोई टफ है? तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक बताइए। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर हमने पढ़ा सस्टेनेबल यानी सतत विकास, फिर हमने पढ़ा लाइनियर इकोनॉमी, रेखीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। और रेखीय अर्थव्यवस्था और चक्रीय अर्थव्यवस्था में हमने एक डिफरेंस जो होता है, ठीक है, तो उसको भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। और ये अच्छी है कि बुरी है, हमने वो भी देखा कि कहां पर संसाधनों की बर्बादी हो रही है या कौन सी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे लिए नुकसानदायक है। अब जैसे लाइनियर इकोनॉमी को अगर हम देखें, रेखीय अर्थव्यवस्था को, तो ये रेखीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि पूंजीवादी मॉडल में क्या है, लाभ लेना है, तो बस प्रोडक्शन करते रहो। अब हम पूरी दुनिया में क्या है, पूंजीवाद धीरे धीरे फैला हुआ है, और भारत में भी पूंजीवाद प्रभावी होता जा रहा है, कैपिटलिस्ट मॉडल प्रभावी होता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्रोडक्शन बस बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, सामान बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, तो बिकेगा तब ना जब पिछला सामान जो बेचा था वो फेंक दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट मॉडल है, ये हमारा लाइनियर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो हमारा सोशलिस्ट मॉडल है, वो हमारा जो सर्कुलर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस पर आएंगे सर्कुलर में, तो वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। सर्कुलर ही हमारा नेक्स्ट है। फिर उसके बाद हमने कार्बन प्राइसिंग पढ़ा। कार्बन प्राइसिंग क्या है, हमने ये जाना कि भाई पर्यावरण, हमें तो ग्रीन इकोनॉमी पढ़नी है। अब ग्रीन इकोनॉमी कैसे, हरित अर्थव्यवस्था कैसे स्टैब्लिश होगी, जब हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ग्रीन इकोनॉमी क्या है, हरित अर्थव्यवस्था क्या है, कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास, इस लक्ष्य को लेकर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हों, यही हमारी हरित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हैं हमारे ग्रीन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो उस संदर्भ में फिर हमने कार्बन प्राइसिंग पढ़ा। अब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अब कार्बन ज्यादा अगर एमिशन होगा, कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन होगा, तो यहां पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कहां हो रहा है, यहां तो इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम फिर क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन प्राइसिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन प्राइसिंग वर्ड हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी में ऊपर यूज किया गया। अब मैं वही पढ़ा के अगर आपको चला जाता तो आप फिर इस चीज में रहते कि कार्बन प्राइसिंग क्या होता है, और हिंदी में कार्बन मूल्य निर्धारण। लेकिन अब ये जो चीजें आपने पढ़ ली हैं तो आपको ये क्लियर रहेगा, तो हरित अर्थव्यवस्था आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। और ये टॉपिक रेलिवेंट रहने ही रहने हैं इन टॉपिक से। अब इन्वायरमेंट में चाहे क्वेश्चन आ जाए, ये एक समझ आपके पास होनी चाहिए। इन्वायरमेंट भी आपका इसमें कवर हो रहा है, इकोनॉमी भी कवर हो रही है। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये हमारी धरती का ये हमारी धरती जो गर्म होती जा रही लगातार, तो ये टॉपिक तो अब आगे भविष्य के लिए रेलिवेंट होना ही होना है, किसी भी एग्जाम में रेलिवेंट होना है। तो इस टॉपिक की अच्छी समझ भी हम ले रहे हैं। तो कार्बन प्राइसिंग के हमने दो मेथड पढ़े। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है कि शुल्क लगाना है, कि भाई कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो तो शुल्क लगाया जाएगा। अब वो शुल्क किस तरीके से लगाया जाएगा, तो दो तरीके हैं। एक होता है कि भाई तुम बिना सोचे समझे, कोई कंडीशन नहीं है, तुमने कार्बन उत्सर्जन किया, तुम्हारी फैक्ट्री ने, तुम्हारी इंडस्ट्री ने, या तुम कोई ऐसा उद्योग कर रहे हो, कोई ऐसा तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कार्बन एमिशन कर रही है, तो आपके ऊपर लगेगा। तो एक तो मेथड ये होगा, इसको हम कहते हैं कार्बन टैक्सेस। दूसरा मेथड हमारा है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कैप एंड ट्रेड सिस्टम क्या है कि एक सीमा तय कर दी गई, इस सीमा से ऊपर अगर आपने कार्बन एमिशन किया, कार्बन का उत्सर्जन किया, तो आप फी के दायरे में आ जाओगे, आपको पर शुल्क तुरंत लगा दिया जाएगा। अगर इससे नीचे हो तो हमें कोई मतलब नहीं, आप करते रहो प्रोडक्शन, ठीक है। और ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि जो कंपनियां इससे भी नीचे, अगर मान लीजिए इससे भी नीचे जो हमारा ये सीमा है, इससे भी नीचे अगर जो कंपनियां वो कर रही हैं, तो वो क्या है कि ये बचा हुआ जो हिस्सा है, इस बचे हुए हिस्से को वो बेच सकती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इस कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि इसको जो है ना अपना प्रोडक्शन कर प्रोडक्ट बेच के तो फायदा हो ही रहा है, और जो कार्बन एमिशन किया है, कम किया है, उससे जो है ना उस एमिशन को, लिमिट को बेचकर भी फायदा हो रहा है। और जो इससे ऊपर चले गए हैं, तो उनका एक तो प्रोडक्ट भी महंगा है, तो और दूसरा क्या है कि क्योंकि प्रोडक्ट तो महंगा इसलिए हो जाएगा कि भाई आपको शुल्क भी तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो क्या चाहेंगे, इनसे खरीद लें, ठीक है। तो यहां पर कैप एंड ट्रेड सिस्टम या एमिशन ट्रेड सिस्टम,
ये क्या करता है, ये एक तो पहली चीज ये करता है कि ये कार्बन एमिशन सिस्टम के लिए एक मार्केट स्टैब्लिश करता है, और दूसरा काम ये क्या करता है, ये इनकरेज करता है दोनों कंपनियों को, ठीक है, कि वो अपना कार्बन का एमिशन कम करें। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट लिख लीजिए, बेनिफिट लिख लीजिए कैप एंड ट्रेड सिस्टम का, नीचे ही लिख लीजिए। ठीक है, तो बेनिफिट लाभ में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कैप एंड ट्रेड सिस्टम को मैं शॉर्ट चलिए लिख ही देता हूं पूरा, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, पहला काम क्या कर रहा है, ये पहला पॉइंट जिस तरह मैं लिख रहा हूं आप वैसे लिख लीजिए, पहला पॉइंट हटाइए, सीधे यहां पर हेडिंग डालिए बेनिफिट, कैप एंड ट्रेड सिस्टम ऊपर लिखिए, इधर लिखिए, इधर एक तरफ क्या कर रहा है, establishes market for carbon emission system। ठीक है, establishes market for carbon emission system, हिंदी में क्या लिखेंगे कि कार्बन उत्सर्जन प्रणाली के लिए, लिख ही देता हूं, कैप एंड ट्रेड सिस्टम का ये दो लाभ क्या है, कार्बन, हिंदी में लिखिए कार्बन उत्सर्जन प्रणाली के लिए बाजार स्थापित करता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, और क्या करता है, मैंने क्या बताया था कि जो नीचे है उसको भी इंकरेजमेंट दे रहा है कि अरे इधर से लाभ आया है तो और हम कार्बन एमिशन कम करते हैं, तो कंपनी ए को भी यहां पर जो ना इंकरेजमेंट मिल रहा है कि हम कार्बन एमिशन और कम करें, और कंपनी बी जो ऊपर चली गई थी इस दायरे से, ठीक है, तो उसको भी इंकरेजमेंट मिल रहा है कि भाई इस बार हमने इतना पैसा दिया लेकिन हम इस बार अपने लाभ, इतने अपने घाटे को और कम करेंगे, हम सरकार को जो ना और कम फीस देंगे, तो हम अपना कार्बन एमिशन और कम करेंगे, तो दोनों को इंकरेजमेंट मिल रहा है। तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम इंकरेजेस, देखिए जिनको मैंने नोट्स दिए हैं उसमें ये दो बेनिफिट जो है ना नहीं लिखे हैं इस तरीके से, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आया कि बेनिफिट को इस तरीके से लिखवा दिया जाए, तो जिनके पास नोट्स पहुंच गए हैं तो वहां पर कैप एंड ट्रेड सिस्टम के नीचे जो है ना, यहां पर जो है ना हेडिंग, एक बेनिफिट करके हेडिंग डाल दीजिएगा, बेनिफिट्स करके, और उसके बाद जो है ना इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, इंकरेजेस बोथ द कंपनीज इंकरेजेस बोथ द कंपनीज। अब बोथ द कंपनीज में एक तक लिख दीजिए कि सेलर, मतलब एक जो कार्बन वो जो परमिट है, कार्बन एमिशन का जो परमिट है, तो एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग परमिट था ना, जितना उसने कम किया था, तो वो बेचने वाला हो गया, और एक था जो ऊपर चला गया था, तो वो जो है ना खरीदने वाला हो गया। तो यहां पर कौन सी एक कंपनी, सेलर, और दूसरा लिख दीजिए एंड बायर, बायर कंपनी। ठीक है, इंकरेजेस बोथ द कंपनीज सेलर एंड बायर फॉर रिडक्शन इन कार्बन एमिशन, फॉर रिडक्शन इन कार्बन एमिशन, हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम सीमा एवं व्यापार प्रणाली दोनों कंपनियों, एक कौन सी थी, जो विक्रेता, जिसने कम एमिशन किया था तो उसने जो एक्स्ट्रा बची हुई परमिट बेच दी थी, तो बेचने वाली कंपनी विक्रेता, एवं एक कंपनी थी जो लिमिट से ऊपर चली गई थी, उसको खरीदना पड़ा था एक दूसरी कंपनी से,
तो वो कौन थी? क्रेता, यानी खरीदने वाली। दोनों कंपनियां, ठीक है, दोनों कंपनियों क्रेता एवं विक्रेता को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रणाली कौन सी? हमारी सीमा एवं व्यापार प्रणाली। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं। नेक्स्ट क्लास भी अभी हो सकता है अगले 12 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि बीच में मैं यहाँ पर था नहीं, तो क्लासेस करीब 10-12 दिन नहीं पड़ी हैं। ठीक है, ये जो प्रॉमिस है मेरा कि आपकी 240 क्लासेस, उससे कम ही क्लासेस में आपकी इकॉनमी पूरी मैं करवाऊंगा, तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि क्लासेस नहीं हो पाती है, ठीक है, लेकिन आपकी क्लासेस पूरी होंगी और क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से चलेंगे। ये क्लासेस में थोड़ा बहुत प्लस माइनस कभी कभार हो सकता है, जैसे इस बार हो गया, 10 दिन का गैप हो गया, इतना लंबा गैप अब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्लासेस आपकी जरूर होंगी। ठीक है, अब अगली क्लास है, अगले 12 घंटे के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए, फिर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे स्मार्ट ग्रिड वगैरह, फिर वैल्यू एडिशन, स्मार्ट ग्रिड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं इनको हम करेंगे। ठीक है, चलिए खूब अच्छे से पढ़िए।